हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कि केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ कौन कौन से हैं। आपको ये बता देते हैं, अपने सिलेबस के अंदर 5 केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ दिए गए हैं। इस कॉम्बिनेशन के बेसिस पे अपन ये देखते हैं कि 5 लॉज के अंदर कि एलिमेंट है वो आपस में किस टाइप से कंबाइन होते हैं, उनका क्या मास रेशियो रहता है, किस टाइप से वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनके लिए पहले के टाइम में कुछ लॉज दिए गए हैं जिनको अपने को आज पढ़ना है। तो लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स। मैं लिख देता हूं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स, या कंपाउंड भी आप लिख सकते हो या टू फॉर्म कंपाउंड्स भी लिख सकते हो, इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग, देखो किसके ऊपर वो बेस्ट होते हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको क्या पता है आपको कि एलिमेंट वो आपस में किस टाइप से कंबाइन होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट लिखेंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लिखो फर्स्ट है लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। ये बेटा लगभग 1740 और 1760 के बीच में दिया गया, बहुत पहले के दिए गए हो, आजकल ये अप्लाई नहीं हो रहे। फिर भी मैं बता देता हूं कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में इन्होंने क्या बोला था कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या हो। इन्होंने बोला कि जैसे 2 रिएक्टेंट है, जैसे मैंने ये मान लिया, एक तो है ए और दूसरा है बी। ये 2 रिएक्टेंट है, आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं ए बी। तो इनका जो मास होगा वही मास किसके इक्वल होगा, इसका होगा। यानी सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। लिखेंगे इसके अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, रिएक्टेंट है उसके मास का सम किसके बराबर होता है, मास ऑफ प्रोडक्ट है इसके इक्वल होता है। क्लियर हुआ। देखो एग्जांपल से बताते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, कार्बन है, ये O2 के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। कार्बन रिएक्ट विथ O2 एंड फॉर्म CO2। अब यहां पर आप देखेंगे कार्बन, इसका मास अपन जानते हैं कितना मास होता है, एटॉमिक मास 12 ग्राम। एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, O2 की फॉर्म में प्रेजेंट है, कितना होगा 32 ग्राम। इसका ऐड करो, कार्बन कितना होगा 12 प्लस 32 कितना होगा 44। तो यहां पे आप देखोगे इन दोनों का सम कितना हो गया 44 ग्राम, इक्वल टू प्रोडक्ट में भी कितना होगा 44 ग्राम। तो बेटा इस लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में क्या बोला कि रिएक्टेंट का जो मास है उसका सम प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है। तो ये क्या बता रहा है कि पहले जितना मास रहता है उतना ही मास बाद में रहता है। तो इसके अकॉर्डिंग मास को नहीं तो क्रिएट किया जा सकता और मास को नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता, लेकिन आजकल ऐसे नहीं है। न्यूक्लियर रिएक्शन में पढ़ते हैं या इक्वल टू mc² के अंदर अपन देखते हैं कि मास होता है वो भी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होता है। क्लियर हुआ। तो ये पहले के दिए हुए लो हैं जिसमें इन्होंने क्या बोला था, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। और केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस करना इसी के ऊपर बेस्ड होता है। लिख लेना बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन दिस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलो मैं लिख देता हूं, इसको उतार लीजिए, पहले इसको उतार लीजिए, नोट कर लिया। देखो इसमें इन्होंने क्या बोला, देखो क्या बताया, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन दिस, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन इज बेस्ड ऑन दिस। केमिकल रिएक्शन इसको बैलेंस करना है वो इसके ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है,
और देखिए, और आपको ये बता देते हैं इट इज नॉट सुटेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन लाइक फ्यूजन या फिजन है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। ये भी लिख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस लाइक फ्यूजन, फिजन, न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, कॉमा न्यूक्लियर फिजन एक्सेट्रा। ये लिख सकते हैं E इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा MC स्क्वायर। तो यहां पर देखो मास है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, जबकि यहां पर इन्होंने क्या बोला कि मास है वो कंजर्व रहता है, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, नोट कर लिया इसको। देखो इससे में क्या क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन तो बेटा इसका यही पूछा जाता है कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो किसके लिए नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा बनता है इसके अंदर, उसको मैं करवा देता हूं, बाकी ज्यादा कोई इससे नहीं पूछे आते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक न्यूमेरिकल मैं आपको देता हूं, जिस न्यूमेरिकल के बेसिस पे अपन देखेंगे कि वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। लिखेंगे 1.5 ग्राम एथेन कैसे लिखिएगा, वन 1.5 ग्राम ऑफ एथेन ग्राम ऑफ एथेन कंप्लीटली कंज्यूम्ड या कंप्लीटली कंब्यूनेशन, 1.5 ग्राम ऑफ एथेन of complete combustion of complete combustion gives 4.4 gram carbon dioxide and 2.7 ग्राम ऑफ वाटर। देखो आपको क्या देखा है, 1.5 ग्राम एथेन आपके पास में, जिसका कंप्लीट कंबेशन आप करवाओगे तो वहां पर आपको क्या मिल रहा है, कार्बन से क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन से क्या मिलता है, वाटर। कितना कितना मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना मिल रहा है आपको, 4.4 ग्राम, वाटर कितना मिल रहा है आपको, 2.7 ग्राम वाटर मिल रहा है। सो दैट द रिएक्शन ओबे द लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सो दैट this reaction obey law of mass conservation। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ये बताना है। तो सबसे पहले बेटा आपको ये बताएं क्या करना है आपको, एथेन आपके पास में ये होता है एथेन, इसका कंप्लीट कंबशन करते हैं, ये आपके पास में एथेन C2H6, इसका कंप्लीट कंबशन करते हैं तो आपको पता है कार्बन से फॉर्मेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन से फॉर्मेशन होता है वाटर का, तो आपके पास में क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, देखो कार्बन के कितने नंबर है 2, तो यहां पर कितने ऑक्सीजन आ जाएंगे 2, हाइड्रोजन कितने 6, तो यहां पे कितना हो जाएगा 3, ऑक्सीजन देखोगे कितने हो गए 7 हो गए क्या, 2 2 4 7, तो ये कितना होगा 7/2। फ्रैक्शन में नहीं करते, चलो अपन ऐसे ही कर लेते हैं, इसको इंटीजर में ही कर रहे हैं, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये कितना होगा 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 और 2 ये कितना हो जाएगा 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर, ये होगा। ठीक है, ये बैलेंस करना आपको बताया कि कार्बन को बैलेंस करते हैं, पहले किसको बैलेंस करोगे कार्बन को, उसके बाद में अपन हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, फिर लास्ट में ऑक्सीजन को। देखो हालांकि
केमिकल रिएक्शन इसको बैलेंस करना नेक्स्ट चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शन में अपन और भी डिटेल में सीखेंगे। देखिएगा यहाँ पर बेटा आपने देखा इसका मोल यहाँ पे कितना है। सबसे पहले ये कितना होगा 1.5 ग्राम, इसके बारे में अपने को पता नहीं है, इन दोनों का मास अपने को पता है, तो इसका मास कैलकुलेट कर लो अपने। फिर दोनों को ऐड करके देखो क्या दोनों का मास इक्वल आ रहा है क्या। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है दोनों के मास इक्वल आ गए तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इसको फॉलो कर रहा है। देखो सबसे पहले बेटा स्टोइकियोमेट्री इसको मोल की टर्म में पढ़ाया जाता, मास की टर्म में नहीं पढ़ते हैं। तो देखो मोल बना लो इसको, मोल ऑफ एथेन क्या होता है, गिवन वेट अपॉन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर वेट लिख दो। मास कितना आपको गिवन है 1.5, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा देखो C2H6 का कितना होता है C2H6। एक कार्बन का बेटा कितना होता है 12, दो कार्बन में कितना होगा 24, 6 ये होगा कितना आ जाएगा 30। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 30, कितना होगा 15/300 और 1/20, या फिर आप लिख सकते हो इसको 0.05 मोल। तो आपके पास में कितने मोल है एथेन के, कितने मोल है 0.05। अब बेटा एथेन के मोल आपके पास में आ गए तो स्टोइकियोमेट्री के बेसिस पे आप ऑक्सीजन इसके मोल कैलकुलेट कर लो। लेकिन अपने को किसकी रिक्वायरमेंट है मास की, तो मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब आपके पास मोल आ जाता है तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके मॉलिक्यूलर मास से। देखिएगा अब अपने को देखना है कि O2 है उसके कितने मोल बने, 2 मोल ऑफ एथेन है। स्टोइकियोमेट्री क्या बोलती है, इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसका कितना मोल रिएक्ट करेगा 7, 2 मोल ऑफ एथेन देन 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसके 2 मोल रिएक्ट करते हैं तो इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे 7 रेस्पेक्ट टू 1 मोल, कितना होगा 7/2। और रियल में इसके कितने मोल है 0.05 मोल, 0.05 मोल। तो इसका कितना बनेगा 7/2 इंटू 0.05, कितना हुआ 7 5 35.35 डिवाइड बाई 2, इतने मोल हो गए। लेकिन अपने को तो मोल से मतलब नहीं है, अपने को किससे मतलब है मास से। दिखाई दे रहा है क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। ओके थोड़ा सा कट रहा है इसको, मैं उधर लिख देता हूं। चलो ये तो समझ गए ना 2 मोल है इसके, तो इसका कितना होगा 7। ये तो बोल रही है स्टोइकियोमेट्री 1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा 7/5। रियल में कितने 0.05 मोल ऑफ एथेन देन फॉर्म मोल ऑफ O2 कितना होगा 7/2 मल्टीप्लाई 0.05, 7 5 35 डिवाइड बाई 2, ये हो गया मोल ऑफ O2। O2 की मोल है, लेकिन अपने को क्या चाहिए ऑक्सीजन, इसका मास चाहिए। क्या होगा मास ऑफ ऑक्सीजन। तो मास क्या होता है मोल मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास। मोल है 0.35 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई कितना होगा 32। ये होता है ना, एक का कितना होता है 16, 2 का कितना होगा 32, कैंसिल करोगे क्या होगा 16, 16 5 जा 80, 16 3 जा 20 और 16 48 कितना होगा 56 5.6, ये होगा 5.6 ग्राम, ये ग्राम हो। तो देखिए आपके पास में O2 में स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ये दे रखा है एथेन है, इसका कितना ग्राम है 1.5, इसका आपने कैलकुलेट कर लिया कितना है 5.6। कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 4.4 और इसका कितना है 2.7। ऐड करके देख लो, अगर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट है दोनों का मास अगर इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है, इसको फॉलो कर रहा है। देखते हैं तो बेटा मोल कंसेप्ट बस अप्लाई करना सिखा रहे हैं आपको कि किसी का भी मास कैलकुलेट करना हो तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग पहले उसका मोल कैलकुलेट कर लो, एंड मोल मल्टीप्लाई बाई मॉलिक्यूलर मास, तो उसका मास आ जाएगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट इसमें क्या होगा इन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास इक्वल होगा। इसका देखो कितना है, 1.5 प्लस 5.6 कितना होगा, 7.1 ग्राम। कितना होगा, 4.4 प्लस 2.7, 6 प्लस 1 7, 7.1 ग्राम। तो ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन इसको फॉलो कर रहा है। तो बेटा इसमें दो ही क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये क्वेश्चन बनता है कि कहां पर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है, तो किसमें नहीं होगा, जहां पे E = mc² लगता है वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एक ये क्वेश्चन बनता है जो स्टोइकियोमेट्री और मोल को यूज में लेकर किसी रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट कर लो। फिर रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास है, दोनों को देखो, अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो फर्स्ट लॉ अपन ने पढ़ा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। सेकंड पढ़ेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। नोट कीजिए पहले इसको, नोट कर लिया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखिएगा, लिखेंगे सेकंड, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। तो आपको सेकंड लॉ बता रहे हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में क्या बताया था, इसमें इन्होंने ये बताया था कि किसी भी कंपाउंड में उसमें प्रेजेंट एलिमेंट को अगर आप देखोगे तो उनका मास रेशियो फिक्स रहता है। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि उस कंपाउंड का फॉर्मेशन आप किससे किया है, या उसका प्रिपरेशन मेथड क्या है, या उस कंपाउंड उसका सोर्स क्या रहा है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। तो लिखेंगे मास रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, मास रेशियो, मास रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट mass ratio of constituents in a compound remain fixed, remains fixed. It does not depend upon, it does not depends on source of that compound and its preparation method. It does not depends on source of that compound, source of that compound and its preparation method, its preparation method. तो बेटा आपको क्या बताया कि एक कंपाउंड है, उसके अंदर प्रेजेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके जो भी एलिमेंट है, उनका मास होता है वो फिक्स रहता है, उनका मास रेशियो फिक्स रहेगा। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो कंपाउंड आपने किस सोर्स से लिया है या उसका मेथड, प्रिपरेशन मेथड क्या है, इस बात पे डिपेंड नहीं करता। देखो एक एग्जांपल से करवा देते हैं। मान लो आपने लिया वाटर ले लिया, H2O लिया, आपने सी वाटर लिया, सी वाटर, आपने सी वाटर लिया, मैंने मान लो कि रेन वाटर ले लिया, रेन वाटर, और किसी थर्ड पर्सन ने टेप वाटर ले लिया, मान लो टेप वाटर ले लिया। तो देखो इनका मास रेशियो देखें, आप ये जानते हो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ये अपन जानते हैं। तो मास रेशियो देखोगे हाइड्रोजन का कितना होगा 2, एक हाइड्रोजन का 1 है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो कितना हो जाएगा 2 रेशियो,
ऑक्सीजन का कितना होगा 16, या क्या लिख सकते हो 1:8। रेन वाटर वाले में भी देखोगे तो हाइड्रोजन का कितना होगा 2 और ये वाला कितना होगा 16, 1:8। यहाँ पर भी क्या होगा 2:16, 1:8। तो यहाँ पे वाटर के केस में भी आपने देखा, ये इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आपने वाटर है वो कौन सा वाटर लिया, आपने सी वाटर लिया या आपने टेप वाटर लिया या फिर आपने रेन वाटर लिया। तो सभी के केस में आप देखोगे इनमें जो भी प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी भी कंपाउंड में, उनके मास रेशियो कांस्टेंट होते हैं। क्लियर है? अब देखो, लेकिन अगर एक चीज मैं बता दूं यहां पर, जैसे यहां पर तो नॉर्मल वाटर है, वाटर की जगह आपने हैवी वाटर ले लेते तो वहां पर क्या हो जाता है, हाइड्रोजन की जगह उसका आइसोटोप आ जाता है। तो आइसोटोप के केस में ये वाला एप्लीकेबल नहीं होता है, ये कह सकते हैं इट इज नॉट सुटेबल इन केस ऑफ आइसोटोप्स एंड एलॉयज एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड भी हो सकते हैं जिनकी स्टाइकोमेट्री जो स्टाइकोमेट्री से नहीं बन रहे हो, या फिर ये कह सकते हैं ये बेटा 12th की चीज है नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि मान लो कि डी ब्लॉक का मेटल है, वो आपस में क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है, तो स्मॉल एलिमेंट जैसे कार्बन ऑक्सीजन ये उसके बीच में आ गए, तो इस टाइप से बनने वाले कंपाउंड को बोल देते हैं नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड। उसके केस में ये फिक्स नहीं रहता, तो ये लिख सकते हैं इट इज, ये नोट कर लीजिए। फिर बता रहे हैं, पहला आपको फिर से बताने क्या बोला कि आपने एक कंपाउंड है, उसका प्रिपरेशन मेथड क्या था, किस सोर्स से उसको आपने ऑब्टेन किया है, इस बात पे इनका रेशियो मास रेशियो वो डिपेंड नहीं करता है। किसके लिए सुटेबल नहीं होता, इट इज नॉट सुटेबल इन केस ऑफ आइसोटॉप्स, लिखेंगे इट इज नॉट सुटेबल, it is not suitable in case of isotopes, in case of isotopes इसके केस में ये सुटेबल नहीं होता। और किसके केस में, कॉमा लगा के लिख लेना, एलॉयज एंड नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड, नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड जैसे इस टाइप का दे रखा है Fe0.9O इस टाइप के, तो इसके केस में ये वाला फिक्स नहीं होता। ठीक है, चलो एक न्यूमेरिकल से मैं आपको बताता हूं, एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रहा हूं। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में आपको क्या बताया कि किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है उनका मास रेशियो फिक्स रहता है, उसका कोई भी प्रिपरेशन मेथड हो या फिर कोई भी उसका सोर्स हो, लेकिन आइसोटॉप्स नहीं होने चाहिए या नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड नहीं होना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, देखना, और यहां पर बेटा इस क्वेश्चन में अपन 2 एक्सपेरिमेंट करेंगे। उन दोनों एक्सपेरिमेंट के डेटा के बेसिस पे आपको यह बताना है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं। देखो आपके पास में एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, पहले एक्सपेरिमेंट में देखो क्या कहा है, आपके पास में था 0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन, और आपको यहां पर मान लेते हैं इल्ड जो आपको दे रखा है, इल्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज 0.403 ग्राम। मैग्नीशियम है उसको आपने बर्न किया, कितना मैग्नीशियम था 0.243 ग्राम, इतना मैग्नीशियम था, उसको आपने बर्न करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया 0.403। ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट सेकंड किया आपने, एक्सपेरिमेंट सेकंड एक्सपेरिमेंट में आपने लिया 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, पहले कितना था 0.243, यहां पे कितना ले लिया 0.182 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस yield of magnesium oxide is 0.302।
दो एक्सपेरिमेंट है, दोनों के अंदर प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो आपको ये बताना है यहां पर ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, इसको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी इसमें देखना इनका मास रेशियो फिक्स है क्या, किसका, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। देखो करते हैं, आपके पास में प्रेजेंट है मैग्नीशियम, आपके पास में ऑक्सीजन और आपके पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्सपेरिमेंट फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं अपन। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा मैग्नीशियम कितना प्रेजेंट है, 0.243, ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बन रहा है, 0.403। तो ऑक्सीजन कितना होगा, अभी मैग्नीशियम है, इन दोनों का मास का सम इसके बराबर होगा, तो माइनस कर दो, कितना होगा 3061, 0.160। ठीक है। सेकेंड है एक्सपेरिमेंट, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में देखो मैग्नीशियम कितना 0.182 और मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बना 0.302। तो बताओ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, माइनस कर दो इसको, 021, ये हुआ। अब देखिए यहां पे आपको तो यहां पे क्या देखना है, रेशियो ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है दोनों का रेशियो देखना है, मैग्नीशियम रेशियो ऑक्सीजन। फर्स्ट में आपने देखा 0.243 डिवाइड बाई 0.160, ये बेटा आता है ऑलमोस्ट 1.51 या 2:3, ये आ गया। ऐसे सेकंड एक्सपेरिमेंट में देखोगे आप, एक्सपेरिमेंट फर्स्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड को देखा, ये रेशियो आ रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। ऐसे एक्सपेरिमेंट सेकंड को आप देखोगे, सेकंड के अंदर भी इनका रेशियो आपने देखा, किसका, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन का। मैग्नीशियम का कितना है 0.182 डिवाइड बाई 0.120, और यहां पर भी आप सॉल्व करते हो तो ये आता 1.51 और 2:3। तो यहां पर अगर देखोगे आपने टोटल, अगर इसमें 5 है, टोटल इनका कितना 5, तो इनमें मैग्नीशियम कितना है 2, इसमें भी मैग्नीशियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 3, इसमें भी कितना है 3। तो ये क्या कर रहा है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, इसको फॉलो कर रहा है। तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं किया कि आपने यहां पर किस सोर्स से मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया है, इसका प्रिपरेशन मेथड क्या था। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया। देखिएगा नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड वन लिखिएगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये देखिए क्या बताया इसके अंदर, इसकी मैं पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, फिर एग्जांपल से मैं इसको आपको बताता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। बेटा ये स्टेटमेंट वाले हैं, इसमें कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, तो बच्चों को कई बार समझने में भी दिक्कत होती है, लेकिन आप लोगों को नहीं होगी, अपन एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझेंगे। लिखेंगे थर्ड, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिएगा इस लॉ के अंदर इन्होंने क्या बोला था, लिखेंगे व्हेन टू एलिमेंट्स, when two elements combine to form more than one compound, more than one compound। देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, तो यहां पर फॉर्मेशन भी क्या होगा, मोर देन वन कंपाउंड, मोर देन वन कंपाउंड्स, देन द डिफरेंट masses of one element
different masses of one element which combine with fixed mass of other element bear a small whole number ratio to one another। देखो क्या बोला इसके अंदर, स्टेटमेंट को देखना बेटा, यहां पर ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है स्टेटमेंट, बस लैंग्वेज है, आपको बता देंगे, जैसे एग्जांपल से करेंगे बहुत सिंपल हो जाएगा। देखो इन्होंने क्या बोला था, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट बियर ए स्मॉल नंबर रेशियो टू वन अदर। इसमें क्या किया, एक एलिमेंट है उसको तो इसने फिक्स रखा, दो एलिमेंट लिए, कंपाउंड का फॉर्मेशन क्या, मोर देन वन, उसमें एक के मास को फिक्स रखा, दूसरे का मास वेरिएबल है, और उनका मास का जो रेशियो जो वेरिएबल वाला ना उसका मास का रेशियो वो क्या होगा, सिंपल रेशियो होगा, जैसे 1:2, 2:3 इस टाइप से। देखो एग्जांपल से बता रहे हैं, जैसे आपके पास में दो एलिमेंट है, जैसे मैंने एक मान लिया कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन, ये आपस में कंबाइन होकर दो कंपाउंड बना रहे हैं। ये मान लिया एक तो आपने बनाया CO2 बना लिया, ऐसे ये दोनों ने मिलकर एक बार कंपाउंड बना लिया CO, ये दो कंपाउंड बना लिया। अब देखो दो एलिमेंट है, डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन किया, इसका मास कितना होता है 12, इसका कितना होता है 16, ये होता है कार्बन का होता है 12 और इसका कितना होता है 16। अब देखो CO2 में कार्बन का कितना है 12, O2 एक का कितना होता है 16, दूसरे का कितना हो गया, दो है तो कितना होगा 32, यहां पर इसका कितना है 12 और इसका ऑक्सीजन का कितना है 16। ठीक है, देखो पहला लाइन, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट है कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए, मोर देन वन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, कौन कौन से CO2 एंड CO। ठीक है, द डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट है उसका डिफरेंट मास, किसका डिफरेंट, O का, ये डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। देखो कार्बन का तो क्या आपके पास में फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट देन बियर ए स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अदर। तो यहां पे देखो आपने क्या किया, आपने दो एलिमेंट को कंबाइन किया और फॉर्मेशन किया मोर देन वन कंपाउंड, उसके अंदर एक का मास है वो तो फिक्स्ड है और अदर है उसका मास वेरिएबल है। तो आपने यहां पर देखो स्टेटमेंट के बेसिस पे देख रहा हूं डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं ना डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, कितना है वो 32 एंड 16, which combine with fixed masses of other element। other element क्या है, fixed masses of combined with fixed masses of कार्बन, और वो कार्बन का मास कितना है यहाँ पे 12। तो फिक्स मास के साथ में जब ये कंबाइन हो रहा है तो इनका क्या होगा, रेशियो होगा, वो एक सिंपल रेशियो होता है। देखो कितना रेशियो होगा 32 और 16, कितना रेशियो होगा 2:1। तो ये स्टेटमेंट बोलता है, फिर से बता रहे हैं स्टेटमेंट में क्या बोला है, दो एलिमेंट आपने लिया, जैसे कार्बन ऑक्सीजन ले लिया, इसने कंबाइन होकर मोर देन वन कंपाउंड बना लिया, जैसे एक तो बना लिया कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड, और भी बना सकते हैं। तो फिर जब आप देखोगे एक तो फिक्स रहेगा, फिर जो डिफरेंट वाला है ना उनका जो मास का रेशियो है वो क्या होगा, सिंपल रेशियो होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और बता रहे हैं एग्जांपल, नोट कीजिएगा, बस ये रखना है एक एलिमेंट को तो फिक्स रखना है, दूसरे का मास है वो डिफरेंट होगा और उनका रेशियो होगा वो सिंपल रेशियो होता है।
देखो और बता रहे एग्जाम्पल, जैसे मैंने कार्बन और हाइड्रोजन लिया और इससे दो कंपाउंड बना लिए, एक तो हो गया H2O वाटर और दूसरा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, देखो और एग्जांपल बता रहे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ले रहे हो आप, दो एलिमेंट, इसका मास 1 होता है, एक होगा 16। इससे आपने दो कंपाउंड बना लिए, कौन कौन से, H2O और दूसरा H2O2 वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाटर H2 का कितना होगा 2 और ऑक्सीजन का कितना होगा 16, 2 और ये कितना होगा 32, एक का कितना होता है 16, दो का कितना होगा 32। तो यहां पर फिक्स मास किसका हो गया, हाइड्रोजन इसका मास तो फिक्स हो गया और ऑक्सीजन है ये वेरिएबल। तो क्या लिखोगे, डिफरेंट मासेस, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन कितना हो गया 1632 एंड फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2। तो यहां पर देखोगे जो डिफरेंट वाला इसका रेशियो सिंपल होल नंबर होता है, देखो सिंपल रेशियो होता है 1:2। क्लियर हो गया। ऐसे मान लो और एग्जांपल दे रखा हो आपको, Cu2O है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड है। तो यहां पर आप देखोगे ऑक्सीजन वो तो आपका क्या हो गया फिक्स्ड, डिफरेंट वाले का आप देखोगे ये 63.5 मल्टीप्लाई 2, ये कितना होगा 63.5, एटॉमिक मास होता है 63.5, तो क्या मिलेगा 2:1। तो ये था मल्टीपल प्रोपोर्शन। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, मल्टीपल का मतलब क्या होगा मोर देन 1। चलो एक और करवा दें आप, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन लेके बता रहे, दो एलिमेंट ले लेते हैं, एक तो नाइट्रोजन हो गया, दूसरा ऑक्सीजन। एक आपने लिया नाइट्रोजन और दूसरा आपने लिया ऑक्सीजन, इससे आपने कंपाउंड बनाए। देखो कौन कौन से कंपाउंड बनाए आपने, NO, N2, NO, N2O3, NO2, N2O5, ये बनाए। यहां पे इसका मास देखो, एटॉमिक मास देखो, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इधर नाइट्रोजन ही ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में कितना होता है 14, 2 नाइट्रोजन है तो कितना होगा 28, इसके अंदर ऑक्सीजन कितना हो गया 16, एक नाइट्रोजन है 14, 16, दो नाइट्रोजन है कितना 28, 48, एक नाइट्रोजन है 14, 32, 2 नाइट्रोजन है 28 और कितना होगा 80। अब देखो बेटा, क्या यहां पर मल्टीपल प्रोपोर्शन वाला लॉ लगा सकते हैं क्या, वहां पर क्या होना चाहिए, एक एलिमेंट है उसका मास फिक्स होना चाहिए। तो यहां पे देखो किसी का भी मास फिक्स नहीं, वेरिएबल है, दोनों का मास वेरिएबल है, तो उसको देखो फिक्स कर लेते हैं अपन, फिक्स कर लेते हैं। देखो कैसे फिक्स किया, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इससे मैं देखो फिक्स कर लिया। जैसे यहां पर N2O है, ठीक है, फर्स्ट है N2O, इसमें देखो कितना है 28 और यहां पर क्या है 16, ठीक है, यहां पर 14 है तो आप क्या करो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 28 फिक्स हो गया ना, ये कितना हो गया 32 और NO की जगह क्या लिख दो N2O2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट देखो, ये 28 फिक्स है यहां पर, ये कितना होगा 48, क्या बना N2O3, फिर यहां पे 14 है, आपको तो एक एलिमेंट है उसका मास को फिक्स करना पड़ता है, तो फिक्स कितना कर रहे हैं अपन 28 कर रहे हो, तो मल्टीप्लाई किससे कर दो 2 से, कितना हुआ 28, ये कितना होगा 64, क्या हो जाएगा N2O4, इसका फिक्स है 28, 80, N2O5। तो यहां पर आप देखोगे
नाइट्रोजन इसका मास क्या होगा, फिक्स्ड। तो यहां पर क्या होगा, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन। देखो कितना होगा, 16, 32, 48, 64, 80। तो क्या होगा, 1:2:3:4:5। ठीक है, तो इस टाइप से एक सिंपल रेशो बन जाएगा। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। फिर से बता रहे हैं क्या क्या इसके अंदर। बेटा एक एलिमेंट है, उसके मास को फिक्स करना है। अदर एलिमेंट है, उसका मास डिफरेंट होगा, लेकिन उसका मास क्या होगा, इस टाइप से सिंपल रेशो होता है। क्लियर होगा, नोट कीजिए। बेटा नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। बेटा इस लॉ को स्टेटमेंट देखेंगे तो एक कंफ्यूजिंग सा स्टेटमेंट होता है, लेकिन अपन उसको एग्जांपल के थ्रू इजी बनाते हैं। देखो पहले मैं स्टेटमेंट इसका लिख देता हूं कि इसके अंदर क्या बोला गया था। अपन इससे पहले भी क्या किए, 3 लॉ पढ़े हैं। ये बेटा कोई अलग से लॉ नहीं है, जो अपन ने पढ़े हैं ना उसका एक हैशटैग लॉ है, ये मान सकते हैं अपन। देखो क्या बोला था इस लॉ में, व्हेन, मैं यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, व्हेन टू एलिमेंट, when two element combine separately with a fixed mass of third element, then the ratio of masses in which they do so bear से small whole number ratio to the ratio of masses in which they themselves combine। देखो स्टेटमेंट पढ़ते मैं एक बार फिर से पढ़ के बता रहा हूं बेटा, ऐसे मीनिंग नहीं समझ में आएगा इसका। जब इसको अपन करेंगे ना एग्जांपल के थ्रू, तब ये बहुत इजी हो जाएगा। देखो कुछ भी अलग से नहीं करना चाह रहा है। देखो ये बोला व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। 2 एलिमेंट ले लिया अलग अलग, वो क्या करे, तीसरे एलिमेंट के साथ में अलग अलग कंबाइन हो रहे। एक मान लिया एक कंपाउंड ए है, दूसरा एलिमेंट बी है, और वो सी के साथ में हो रहा, ए सी के साथ में हो रहा, बी सी के साथ में हो रहा। देखो ऐसे जैसे ए और बी है, ये सी के साथ में हो रहे, तो ये भी इसके साथ में कंपाउंड बनाएगा, ये भी एक कंपाउंड बनाएगा, और इसका मास क्या रहेगा, फिक्स। सी कार्बन ही ऐसे कुछ मान रहे हैं अपन, इसका मास क्या रहेगा, फिक्स्ड। ठीक है, तो यहां पे कंपाउंड कौन सा बनेगा, एसी। यहां पे कंपाउंड क्या बनेगा, बीसी, जहां पे सी का मास क्या रहेगा, फिक्स्ड। क्लियर हो गया। और यहां पर अपन क्या करते हैं, ए और बी है, इसके मास का रेशियो देखेंगे। यहां पे ए और बी है, इसके मास का रेशियो देखेंगे। फिर यहां से जो कंपाउंड बनेगा ए और बी में, ए बी का जो कंपाउंड होगा, कंपाउंड ऑफ ए बी, इसका मास का रेशियो देखेंगे। तो इनका मास का रेशियो और इसका मास का रेशियो क्या होगा, द रेशियो ऑफ मासेस क्या, सॉरी, देमसेल्फ डू सो बियर ए स्मॉल होल नंबर रेशियो, यानी उसका क्या होगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा, जैसे 1:2, 2:3 इस टाइप का। ठीक है, बाकी एग्जांपल से करवाएंगे। फिर से बता रहा हूं इसका क्या मीनिंग है, फिर बता रहा हूं। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, ये 2 अलग अलग एलिमेंट है, कंबाइन सेपरेटली, सी के साथ में कर रहे हैं, एक के साथ में सी जुड़ रहा है, बी के साथ में सी जुड़ रहा है, तो सी का मास तो क्या होगा, फिक्स्ड। इन दोनों के मास का रेशियो, फिर इससे जो कंपाउंड बनेगा उसका मास का रेशियो देखोगे तो वो क्या होगा, स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा। ठीक है, देखो एग्जांपल से करवाते हैं। देखो स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, लेकिन देखो इसको अपन इजी बनाते हैं। और देखो जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, आपके पास में कार्बन और सल्फर, ये मान लेते हैं अपन एग्जांपल में, ये मानना आपके पास में एक तो कार्बन है,
दूसरा आपके पास में सल्फर, ठीक है। ये थर्ड एलिमेंट है ऑक्सीजन, इससे कंबाइन हो रहे हैं, ये इसके कंबाइन होकर कंपाउंड बना रहा, क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर है, ये इससे कंबाइन होकर क्या बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड। इसका मास देखोगे तो इसका मास देखो कितना होगा, मास कार्बन कितना है 12 होता है, ये कितना होगा 32। सल्फर कितना होता है 32, ये तो जानते हो ना। कार्बन का कितना होता है 12, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो गया 32, यहां पे भी 2 ऑक्सीजन है तो ये क्या होगा 32, ठीक है। ये दोनों कंबाइन हो रहे थे किससे, ऑक्सीजन से, सेपरेटली कंबाइन है। और यहां पर ऑक्सीजन इसका मास क्या हो गया फिक्स, कितना है 32, ये 32, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, आपको एक बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अगर कहीं पर 2 एलिमेंट की बात करें, दो एलिमेंट से डिफरेंट टाइप के कंपाउंड बना रहा हूं, तब तो मल्टीपल प्रोपोर्शन लगेगा, 2 ही एलिमेंट से। अगर वहां पर 3 एलिमेंट की बात हो किसी भी क्वेश्चन में, इसका मतलब वो क्या है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। और इसके अंदर फिर से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एक एलिमेंट 2 एलिमेंट है वो सेपरेटली एक एलिमेंट से कंबाइन हो रहे। देखो व्हेन 2 एलिमेंट, देखो एक एक लाइन से मैं आपको रिलेट कर रहा हूं। व्हेन 2 एलिमेंट कौन सा है कार्बन सल्फर, कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, दोनों अलग अलग जुड़ रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन से अलग जुड़ रहा है, सल्फर ऑक्सीजन से अलग जुड़ रहा है, और ऑक्सीजन का मास क्या है फिक्स्ड। द रेशियो ऑफ देयर मास इन विच दे डू सो, इनका मास का रेशियो देख रहे हैं, या मैं पूरा इसी को दोबारा से लिखना चाहूंगा। देखो कार्बन एंड सल्फर, इसका मतलब क्या, फर्स्ट लाइन को मैं दोबारा लिख रहा हूं, क्या लिखा, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो यहां पर क्या होगा, कार्बन एंड सल्फर कंबाइन सेपरेटली विथ ऑक्सीजन, और उसका मास कितना है फिक्स्ड, कितना है 32। तो ये भी लिख सकते हैं कार्बन एंड इस एग्जांपल के अंदर सल्फर कंबाइन विथ ऑक्सीजन सेपरेटली एंड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट होगा ना ऑक्सीजन, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट, एंड मास ऑफ ऑक्सीजन इज फिक्स्ड। ऑक्सीजन इसका मास क्या है फिक्स्ड, देखो कितना आ रहा है 32, यहां पर भी कितना है 32। अब देखिएगा आगे, फिर यहां पर इनका मास देखा हुआ है, देखो क्या लिखा, व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। यहां तक की लाइन क्लियर हो गई, थर्ड एलिमेंट यहां तक ये लाइन। इसके बाद देखो द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, यहां पर मास का रेशियो जिसमें वो ऐसा कर रहे हैं, किसके मास का रेशियो, कार्बन एंड सल्फर। कार्बन का कितना है 12, सल्फर का कितना होता है 32। 4 से कैंसिल करेंगे तो ये क्या लिख सकते हो आप इसको 3:8, ये हो गया। तो ये इसका नेक्स्ट लाइन ये होगी, द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू सो, दे डू कितना होगा 3:8। सो bear a small whole number ratio to the ratio of masses in which they combine, they themselves combine। अब देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, यहां पर आपने फिक्स मास में दोनों को जोड़ दिया, यहां पर रेशो देख लिया। अब यहां पे अब बात कर रहे हैं इन दोनों की, जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो रहे हैं, 2 रेशो देख रहे हैं, एक तो ये रेशो निकाल लिया अपन ने, एक ही जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं तब कार्बन और सल्फर का रेशो क्या होगा, फिर उन दोनों का रेशो एक सिंपल होल नंबर होता है। देखो कार्बन और सल्फर मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये लिख सकते हैं रेशियो ऑफ मासेस, कार्बन एंड सल्फर, रेशियो ऑफ मासेस, इधर लिख रहा हूं मैं, रेशियो ऑफ मासेस, रेशियो ऑफ मासेस in which they combine, they themselves combine, यानी कार्बन और सल्फर आपस में कंबाइन हो रहे हैं, क्या बनाएंगे कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन का कितना होता है 12, एक सल्फर का 32, 32, 2 है तो कितना होगा 64, कैंसिल करो कितना होगा 4 से करें तो क्या होगा 3:16। क्लियर हुआ, ये आगे वाली लाइन होगी। देखो व्हेन 2 एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ ए फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, 2 एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स मास ऑफ ऑक्सीजन, फिर उसके बाद में द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू, ये मास का रेशियो होगा,
So bear a small whole number ratio to the ratio of masses, to the ratio of masses in which they combine. जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं उनका इनका फिर एक सिंपल रेशियो बनेगा. बनाओ, क्या लिख सकते हो 3/8 और 3/16. 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना होगा 2:1. तो इस टाइप का सिंपल होल नंबर रेशियो होगा. स्मॉल होल नंबर रेशियो होगा. देखो कैसा 1:2, 2:1 इस टाइप का. समझ में आया क्या? एक और एग्जांपल करते हैं और क्लियर होगा. बस माइंड में सेट करो, कुछ नहीं है, 2 एलिमेंट है, वो थर्ड एलिमेंट के साथ में कंबाइन हो रहे हैं. थर्ड वाले एलिमेंट का मास फिक्स रह रहा है. बस ये ध्यान में रखना कि ऐसा फॉलो हो रहा है क्या कहीं पे. ठीक है, जैसे यहां पर SO2 बनता है, यहां पर CO बनता, तो फिक्स मास नहीं रहता ना ऑक्सीजन का. CO में क्या होता है 16, CO2 में O2 होगा तो कितना होगा 32. बस ये मास फिक्स होना चाहिए. उसके बाद में इन दोनों का मास का रेशियो देखना है, फिर आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो मास का रेशियो देखना है, फिर दोनों का रेशियो एक क्या होगा स्मॉल होल नंबर रेशियो. ठीक है, एक और करवाता हूं, चलो इसको नोट कर लो और बताते हैं. नोट कर लिया? मिटा दे? ओके, एक और करवाता हूं आपको. देखिएगा, अपन फिर ऐसे ही कोई एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो कि सल्फर और ऑक्सीजन है. सल्फर और ऑक्सीजन लिया आपने, इधर लिख रहा हूं मैं सल्फर और ऑक्सीजन. ये क्या हो गया 2 एलिमेंट सेपरेटली कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट. थर्ड एलिमेंट मान लिया मैं हाइड्रोजन. ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कंबाइन हो रहा है, सल्फर हाइड्रोजन से. क्या बना रहा है H2S. क्या बनाएगा H2O. हाइड्रोजन का मास ये तो जानते हो ना, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 1 का एटॉमिक मास, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16. अब देखिएगा हाइड्रोजन का 2 हुआ, सल्फर का कितना होता है 32, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का कितना 16. तो आपने यहां पे देखा हाइड्रोजन है, इसका मास क्या होगा फिक्स्ड. दो अलग अलग एलिमेंट है, सेपरेट एलिमेंट है, और सेपरेटली वो थर्ड एलिमेंट के एक फिक्स मास के साथ में कंबाइन हो रहे हैं. देखो हाइड्रोजन का 2 है, यहां पर भी 2 है. ठीक है, अब देखो सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, तो यहां पर देखेंगे. फिर उसके बाद में क्या द रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे डू. इनका मास का रेशियो क्या बना रहा है H2S और H2O. तो सल्फर और ऑक्सीजन के मास का रेशियो, सल्फर और ऑक्सीजन, यहां पर सल्फर का कितना है 32, ऑक्सीजन का कितना है 16. क्या लिख सकते हो आप 2:1. ये तो होगा ना. तो यहां पर क्या होगा सल्फर एंड ऑक्सीजन कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, इन द रेशियो ऑफ मासेस, इस रेशियो क्या होगा 32:16. या आप लिख सकते हो 2:1. उसके बाद में रेशियो ऑफ मासेस, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन देमसेल्फ कंबाइन. ये लिख रहे हैं रेशियो ऑफ मासेस सल्फर एंड ऑक्सीजन देमसेल्फ कंबाइन. क्या बनाएंगे सल्फर और ऑक्सीजन आपस में, ये SO2 का फॉर्मेशन करते हैं अपन, जानते हैं क्या होगा SO2. क्या होगा सल्फर का 32, ऑक्सीजन का भी कितना है, एक O का कितना होता है 16, 2 O प्रेजेंट है तो कितना होगा 32. रेशियो क्या होगा 1:1. ये 1:1 है, वो 2:2 है. उसके बाद में इनका दोनों का आपस में रेशियो देखते हैं तो क्या होगा, इनको ले लेते हैं, इनसे इनको रेशियो देख लो, एक ही बात, या कैसे भी देख लो. जैसे वो लिखा 2/1, 1/1, 1/1 कोई मतलब नहीं, कितना होगा 2:1. क्लियर हुआ? तो ये था बेटा लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन. एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं है इसके अंदर. क्वेश्चन में क्या ध्यान में रखना है कि 3 एलिमेंट होने चाहिए, और 2 एलिमेंट जब सेपरेटली किसी थर्ड एलिमेंट से जुड़ रहे हैं तो उनका मास फिक्स होना चाहिए, जैसे H2S2. फिर आप क्या करोगे, इन दोनों एलिमेंट है उसका मास देख लो, फिर आपस में कंबाइन करोगे, कोई कंपाउंड बनाओगे. पहले तो एलिमेंट का मास देख लो, फिर कंबाइन करके कंपाउंड बनाओगे, उसका मास रेशियो, फिर दोनों का आपस में मास रेशियो देख लो, और वो आपको क्या मिलेगा, ए स्मॉल होल नंबर रेशियो. ठीक है,
तो ये था आपका लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रपोर्शन, नोट कीजिए। नोट कर लिया बच्चों। अब देखते हैं अपन फोर्थ लॉ पढ़ते हैं, गैलोसेक लॉ। और देखिएगा गैलोसेक ने क्या बोला था, ये बहुत सिंपल बेटा, वैसे तो अपन स्टाइकोमेट्री वगैरह में इसके बारे में पढ़ा भी है, यहाँ पे ये तो बहुत इजी सा है। इसके बाद में एक और हाइपोथेसिस थी, अवोगैड्रो हाइपोथेसिस, उसके बारे में भी अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बता देते हैं। देखिएगा लिखेंगे गैलोसेक लॉ, फोर्थ नंबर है, गैलोसेक लॉ। देखो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने वो स्टाइकोमेट्री को काम में लिया था। इन्होंने ये बोला था कि अगर रिएक्टेंट गैस है और उससे प्रोडक्ट भी गैस का ही फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर अपन उसको वॉल्यूम की फॉर्म में ले सकते हैं। यही था इसका, यानी आपको क्वेश्चन करने में क्या ध्यान में रखना है, अगर गैस है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस है, तो उनको अपन किससे रिलेट कर सकते हैं, स्टाइकोमेट्री में वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। पहले बताया स्टाइकोमेट्री और वॉल्यूम की टर्म में पढ़ी जा सकती है अगर वहां पर आपकी स्पीसीज गैसियस हो, मास की टर्म में कभी नहीं पढ़ी जाएगी, ये ध्यान में रखना। तो लिखेंगे व्हेन गैसेस रिएक्ट, व्हेन गैसेस react they do so in volume which bears a simple whole number ratio, simple whole number ratio to one another and to the volume of product formed if gaseous। देखो यहां पे अपन ने लिखा व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू सो इन वॉल्यूम, आपस में गैस जब रिएक्ट करती है तो किस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं अपन, वॉल्यूम के फॉर्म में, बस इतना ही मीनिंग है इसका। और वहां पर जो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट भी गैस है तो उसके लिए भी अपन वॉल्यूम टर्म काम में लेते हैं। देखो एग्जाम्पल से बता रहा हूं, आपके पास में H2 गैस है और उसने रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ में, Cl2 गैस के साथ में, तो यहां पे फॉर्मेशन हो गया 2HCl गैस, इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। ये भी गैस है और इसको भी आपने क्या ले लिया, गैस लिया। तो स्टाइकोमेट्री को ध्यान रखना है बस, इसकी कितनी है 1, इसकी 1, इसकी 2। वॉल्यूम गैस होती तो वॉल्यूम की टर्म में पढ़ सकते हो। अगर इसका V वॉल्यूम अपन ले रहे हैं, ये मान लेते हैं इसका, या 1 वॉल्यूम मान लेते हैं, इसका अगर 1 वॉल्यूम है तो Cl2 का भी क्या होगा, सेम स्टाइकोमेट्री है तो इसका भी क्या होगा 1 वॉल्यूम, और HCl गैस का कितना बन जाएगा 2 वॉल्यूम। मैं ये मान लेता हूं अगर इसका 20 ml रिएक्ट कर रहा है तो इसका भी कितना करेगा 20 ml। ये कितनी प्रोड्यूस होगी, गैसेस प्रोडक्ट है तो कितनी होगी 40 वॉल्यूम, डबल हो गई ना। बस वो ये स्टाइकोमेट्री को काम में लेना, ठीक है। अब देखो आगे एक क्वेश्चन से करवाते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन लिखवाते हैं। लिखेंगे, नोट कर लिया, लिखो। When 100 ml of methane, लिखिएगा, when 100 ml of methane burn, it produce carbon dioxide and water। लिखेंगे when, क्या सन, when 100 ml of methane क्या फॉर्मूला होता है CH4 बर्न, यानी इसका क्या हो रहा है, कंबशन हो रहा है। इट प्रोड्यूस
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये होता है ना हाइड्रोकार्बन है, इसका कंबेशन होता है कार्बन से तो क्या बनती है CO2 गैस, और हाइड्रोजन से क्या बनता है H2O लिक्विड बनता है। आगे लिखेंगे फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। लिखेंगे फाइंड वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, ये पूछा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या दे रखा है, आपको यहां पर दे रखा है मेथेन। इसका आपको कंप्लीट कंबशन करना है, और कंप्लीट कंबशन करके यहां पे देखो क्या बनेगा, कितनी तो O2 रिक्वायर्ड होगी और कितना CO2 उसका फॉर्मेशन होगा। देखो बहुत सिंपल सा स्टाइकोमेट्री लगानी है, बस कुछ नहीं है, बैलेंस करना बस आना चाहिए थोड़ा। हालांकि नेक्स्ट चैप्टर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे अपन, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर आपने देखा कार्बन, इससे किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। मेथेन है ये बेटा गैस होती है, O2 ये भी गैस है, कार्बन से बनता है CO2 गैस एंड हाइड्रोजन से H2O लिक्विड, इसका फॉर्मेशन होता है। बैलेंस करो, कार्बन 1, हाइड्रोजन को देखोगे यहाँ 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। ऑक्सीजन देखो इधर कितनी होगी 4 होगी ना 2। ये आपने इसको बैलेंस करके लिख लिया। ठीक है, इसको आपने बैलेंस किया। अब देखिएगा आगे क्या कहना चाह रहा है, इसका अगर 1 वॉल्यूम हो तो इसका कितना वॉल्यूम होगा 2, और इसका भी कितना होगा 1। इससे अपने को कोई मतलब नहीं, लिक्विड है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है लोग, सिर्फ गैसियस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए। अब देखो यहां पर अगर इसका VML रिक्वायर्ड है तो इसका कितना रिक्वायर्ड है, उससे डबल 2 VML, और इसका कितना प्रोड्यूस हो रहा है इससे। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या दे रखा है, व्हेन 100 ml ऑफ मेथेन बर्न, इसका कितना लिया 100 ml, तो बताओ इसका कितना हो जाएगा, इससे डबल रिक्वायर्ड होगा, कितना होगा 200 ml। यानी गैस होता तो उसको वॉल्यूम के टर्म में लिख सकते हैं, और यहां पर कैसे है स्टोइकियोमेट्री, तो कितना प्रोड्यूस होगा 100 ml। नोट कीजिए इसको, और एक क्वेश्चन और करवाते हैं, नोट कर लिया इसको, कर लीजिए इसको। कर लिया, चलो एक और करवाते हैं। अपन मान लो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके अंदर अपन ने अमोनिया गैसेस का फॉर्मेशन किया। देखो अमोनिया का फॉर्मेशन होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से। देखेंगे जैसे आपके पास में एक तो नाइट्रोजन गैस है, दूसरा हाइड्रोजन गैस है 3s2 गैस है, और इससे फॉर्मेशन होता है अमोनिया। NH3 गैस। ठीक है, क्या रेशियो 1:3:1, सॉरी 2NH3। इसका 1 ml होगा तो इसका कितना होगा 3 ml, और इसका कितना होगा 2 ml प्रोड्यूस होगा। लेकिन अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको ये बोल रखा है आपके पास में नाइट्रोजन है वो है 60 ml, हाइड्रोजन है ये भी आपके पास में 60 ml है। लास्ट में आपको ये बताना है कि रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो वहां पर रिजल्टेंट जो भी आपका मिक्सचर होगा उसमें कितने अमाउंट में कौन सी गैस प्रेजेंट रहेगी। रिजल्टेंट मिक्सचर ऑफ कंपोजिशन, मिक्सचर कंपोजिशन बताना है, रिजल्टेंट मिक्सचर कंपोजिशन, ये बताना आप। देखिएगा अब ध्यान देना, यहां पर जो आप स्टार्टिंग के लेक्चर पढ़ के हैं ना वो काम में आएंगे, स्टोइकियोमेट्री वाले, जहां पर लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, इसको अपन ने सीखा था। देखो आपके पास में बेटा नाइट्रोजन प्लस 3 हाइड्रोजन, इससे किसका फॉर्मेशन हुआ, आपने किसका फॉर्मेशन किया NH3। ये स्टोइकियोमेट्री इसके स्टार्टिंग में, इसके कितने ml है 60 ml, इसके भी कितने 60 ml, ये कितना है 0। ये इनिशियल है, T = क्या लिख सकते हो 0। आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन के बाद मैं ये मान लेता हूं ये अगर 60 पूरा कंप्लीट होगा, अगर इसका 60 ml है तो इसका कितना टाइम होगा इसके कंपैरिजन में। ये मान लो ये पूरा कंप्लीट हुआ तो ये इसके टाइम में कितना होगा 3 टाइम, कितना होगा 180 ml। क्या इसके पास में 180 ml है क्या, नहीं,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको पहले लिखोगे, इसके अकॉर्डिंग करोगे। ये आपको लिमिटिंग रिएजेंट आपको सिखाया जा चुका है। लिमिटिंग रिएजेंट में क्या था, आपके पास में जितनी भी मोल है उसे डिवाइड बाई स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा 60 डिवाइड बाई 160, 3 डिवाइड बाई 60 तो कितना होगा 20। तो जो लेस अमाउंट में होता है वो क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट। और कोई भी रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होती है, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो अब देखो हाइड्रोजन से नाइट्रोजन है, इसका बताओगे आप। अगर ये वाला कंप्लीट हो गया तो नाइट्रोजन उसका देखो कितना रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इसको कंपेयर कर रहे हो। अगर इसका स्टाइकोमेट्री, पहले स्टाइकोमेट्री को काम में लेते हैं, इसका अगर इसका 3 ml रिएक्ट कर रहा है तो इसका कितना करेगा 1 ml, इसके 1 के रेस्पेक्ट में 1/3, और रियल में कितना कर रहा है 60, देन 1/3 मल्टीप्लाई बाई 60। ऐसे ही करते हो ना, गिवन लिमिटिंग रिएजेंट है उसके अकॉर्डिंग देखना है कि दूसरा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कितना बन रहा है, कितना कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, तो बेटा यहां पर इसके अकॉर्डिंग अपन ने देखा, तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने देखा तो यहां पर 3 ml है तो इसका कितना होगा 1 स्टाइकोमेट्री के अकॉर्डिंग, और 60 होगा तो क्या होगा 1/3 मल्टीप्लाई 60 तो कितना होगा 20 ml। तो ये कितना होगा 60 माइनस 20 रिएक्ट करेगा। ये 3 है ये 1, इसका मतलब इसका कंपैरिजन 1/3 रिएक्ट करेगा, कितना बचा 40 ml। 40 ml तो आपके पास में क्या होगा नाइट्रोजन, ये तो 0 होगा। प्रोडक्ट इसको भी देखोगे किसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। तो अगर इसका 3H2 है, अगर इसके 3 ml रिएक्ट करते हैं तो इसका कितना ml प्रोड्यूस होगा 2 ml। स्टाइकोमेट्री इसकी 3 इसकी 2 है, तो इसका 3 ml रिएक्ट करेगा तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया कितना होगा 2 ml विद रेस्पेक्ट टू 1/3, और रियल में कितना कर रहा है 60, देन 2/3 मल्टीप्लाई बाई 60, 20 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 40 ml, तो कितना बनेगा 40 ml। तो फाइनल रिजल्टेंट जो आपका मिक्सचर कंपोजिशन है उसके अंदर आपने देखा अमोनिया वो कितना होगा 40 ml, और नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन भी कितना बचा 40 ml, 20 तो रिएक्ट कर गया, लेफ्ट कितना है कंपोजिशन में 40 ml, ये भी कितना है 40 ml। क्लियर हुआ, नोट कीजिए। इसके बाद में एक और बचती है आपकी अवोगाद्रो हाइपोथेसिस, नोट कर लीजिए, उसको और करवाते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा अवोगाद्रो हाइपोथेसिस, आपका लास्ट है। उसके बाद में बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें बहुत सी चीज को अपन ने साथ में रिलेट किया है। ये बेटा इसका बेसिक है, अगर ये आपको सही से आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि यहाँ पे कुछ आप सीट वगैरह सॉल्व करोगे, हो सकता है कंबशन वगैरह की कुछ एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल वगैरह डाल रखे हो, तो उसको टेंशन मत लेना, क्योंकि वो थर्मोडायनेमिक्स की चीज़ें हैं, कई बार स्टार्टिंग में डाल दी हुई रहती हैं, क्योंकि ये सबसे रिलेट करता है ना थोड़ा थोड़ा, तो बहुत सारी बुक्स वगैरह में इसको पहले भी दे रखा है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे तो उनको भी अपन फिर डिस्कस करते हैं। लास्ट लो लिखिएगा अवोगाद्रो लॉ। लिखेंगे अवोगाद्रोज हाइपोथेसिस, 5 नंबर है अवोगाद्रोज हाइपोथेसिस। देखो इसमें क्या बोला था, अवोगाद्रो ने क्या बोला था कि फिजिकल कंडीशन सेम रहे, फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, ये सारी प्रॉपर्टी अगर सेम है तो इक्वल वॉल्यूम रखने वाली गैस है उनके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। क्या बताया, टेम्परेचर, प्रेशर एंड फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन सेम, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। लिखेंगे टेम्परेचर, प्रेशर एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टी remains same। ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
कंटेंस इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपको क्या बताया, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट है, तो जिसका वॉल्यूम इक्वल होगा उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होंगे। जैसे मैंने ये मान लिया कोई कंटेनर है, ये कंटेनर मान लिया, इसे मान लिया कि आपके गैस फिल किए रखी है इसके अंदर, कुछ भी मान लो, जैसे मैंने यहां पर मान लिया कि आपके पास मेथेन है, मेथेन गैस है, और इसका वॉल्यूम यहां पर ले रहा हूं मैं कि इसका वॉल्यूम है 10 ml, ये मान लिया 10 ml मेथेन इसके अंदर प्रेजेंट है, और उसके अंदर आपने मॉलिक्यूल कैलकुलेट किए, और यहां पर मैं मान लेता हूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू एक्स वाई जेड, या कुछ नंबर मान लो ये है। ठीक है, तो आप मेरे को ये बताओ, अगर इक्वल वॉल्यूम ही आपने यहां पर नाइट्रोजन या अमोनिया का ले लिया, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड मान लिया, यहां पर 10 ml ही आपने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, यहां पर कैपिटल N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो CO2 के कितने होंगे, यहां पर x है तो यहां पर भी कितना होगा x। तो अगर गैस का वॉल्यूम इक्वल है तो वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इक्वल होता है। क्लियर हुआ? ऐसे मैंने ये मान लिया आपके पास में अमोनिया है, अमोनिया, अगर इसके पास में मान लो कि अपने 20 ml है, 20 ml अमोनिया, अब यहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने होंगे, 10 में कितने हैं x, तो 20 में कितने हो जाएंगे 2x मॉलिक्यूल्स। तो वॉल्यूम अगर इक्वल है आपके पास में तो वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। देखो इक्वेशन से करवा देता हूं और बता दें, देखिएगा जैसे मैंने ये क्वेश्चन लिखा, 100 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स Z मॉलिक्यूल्स। आपके पास में 100 ml कार्बन डाइऑक्साइड है और उसके कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, Z मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तो आप मेरे को ये बताओ 100 ml ऑफ O2 कंटेन्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, सेम वॉल्यूम सेम मॉलिक्यूल, कितना हो गया Z मॉलिक्यूल्स। यही बेटा आपको मान लो कि ये दे दिया 50 ml ऑफ नाइट्रोजन कंटेंस, तो 50 ml कर दिया, वॉल्यूम आपने क्या किया हाफ, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी हाफ हो जाएंगे, Z/2 मॉलिक्यूल्स। आपने ये कर दिया मान लो कि 200 ml ऑफ नाइट्रोजन कंटेंस, अगर उसको आपने 200 कर दिया, 100 में कितना था Z, हाफ किया आपने तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो गया हाफ, और अब आपने कितना टाइम किया 2 टाइम, देन ये भी कितना होगा 2 टाइम 2Z मॉलिक्यूल्स। तो अपन ये भी लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये लिख सकते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एनी गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर हुआ? तो ये था बेटा आपके सिंपल से लॉज और हाइपोथेसिस। ठीक है, तो आज आपका मोल कंसेप्ट है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर अपन पढ़ेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। जो भी आपको पढ़ाया बेटा इसको अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 11th के बच्चों, जो भी 11th के बच्चे इसको देख रहे हैं तो उनके लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम की चीज़ है, ये भी कह सकते हो, क्योंकि सारी केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री मेनली, या सभी केमिस्ट्री आप मान सकते हो, उसकी ABCD है। कुछ पोर्शन अगर आपको नहीं समझ में आए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर हो सकता है दूसरे चैप्टर से लिंक करता है, तो कई बार नहीं आता, तो घबराना नहीं है, कमेंट बॉक्स वगैरह में बता देना, आपके जो भी डाउट रहेंगे उसको भी अपन सॉल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर और न्यू टॉपिक, न्यू लेसन के साथ में। ऑल द वेरी बेस्ट।